बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जनरल साइंस के लेक्चर में हम बायोस्फीयर पे बात करेंगे और इस बायोस्फीयर में हम बायोडाइवर्सिटी, बायोम्स, इकोसिस्टम्स और इकोसिस्टम के जो चैलेंजेस है उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बायोस्फीयर क्या है। बायोस्फीयर में बायो का जो लफ्ज़ है दैट इज़ टेकन फ्रॉम ग्रीक और इसकी मीन्स हैं लाइफ, और सफ़ीरा का मतलब है सफ़ीयर के बायोस्फीयर मीन्स द स्फीयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारे टोटल 4 स्फीयर हैं। इससे पहले हम एटमॉस्फेयर पढ़ चुके हैं, हाइड्रोस्फीयर पढ़ चुके हैं, तो अब ये बायोस्फीयर है, तो ये तीसरा स्फीयर है और ये वो स्फीयर है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। द बायोस्फीयर इंक्लूड्स द ग्राउंड एंड द एयर, कैरेक्टराइज्ड एज द रीजन ऑफ द प्लैनेट वेयर ऑर्गेनिज्म लिव। ये प्लैनेट अर्थ पे जहाँ जहाँ ऑर्गेनिजम्स हैं, रह रहे हैं, जहाँ जहाँ जानदार चीज़ें रह रही हैं, उनको हम कहते हैं कि ये बायोस्फीयर है। ये जानदार चीज़ें खुश्की पे रह सकती हैं, ग्राउंड पे रह सकती हैं, ये जानदार चीज़ें एयर पे रह सकती हैं, और ये जानदार चीज़ें समुद्र के अंदर रह सकती हैं या पानी के अंदर रह सकती हैं। तो 3 तरह की लाइफ जो है ये पॉसिबल है प्लैनेट अर्थ पे। एक वो लाइफ जो फ़ज़ा के अंदर है, हवा के अंदर है, एटमॉस्फेयर के अंदर है। एक वो जो ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के अंदर है, और तीसरी वो लाइफ जो पानी के अंदर है। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन मिला के एक बायोस्फीयर बनते हैं। बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर सॉइल, वाटर एंड एयर कंबाइन टू सस्टेन लाइफ। तो ये तीनों चीज़ें हैं जो लाइफ को, जिनके वजह से लाइफ है, वो सॉइल है, वो वाटर है, वो एयर है। तो कुछ जानदार ऐसे हैं जो सिर्फ आपको वाटर में मिलेंगे, जिसको हम एक्वेटिक लाइफ कहते हैं। कुछ जानदार हैं जो आपको खुश्की के मिलेंगे, वो ज़मीन के ऊपर हो सकते हैं, ज़मीन के अंदर हो सकते हैं, या फॉरेस्ट के अंदर हो सकते हैं। और तीसरे वो हैं आपके पास लाइफ जो हवा के अंदर हैं, जिनको हम कह सकते हैं ये बर्ड हो सकते हैं। द लाइफ कैन ओनली अकर इन दिस जोन। ये जो जोन है हमारा, जिसको हम सॉइल, वाटर या एयर कहते हैं, लाइफ सिर्फ यहीं अकर कर सकती है, इसके अलावा किसी और जगह पे लाइफ अकर नहीं कर सकती। फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया टू लार्ज एनिमल्स देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ। तो ये लाइफ के डिफरेंट जो है टाइप्स हैं। इट प्लेस अ क्रिटिकल रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम। जो बायोस्फीयर है ये इकोसिस्टम की मेंटेनेंस में बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेशीज एंड देयर रेसिप्रोकल इंटरैक्शंस। इसी के अंदर जो डिफरेंट स्पेशीज हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं, और वो आपस में डिफरेंट स्पेशीज जो हैं वो इंटरेक्शन करती हैं एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे के ऊपर उनका दारोमदार है। और वो इस रेसिप्रोकल इंटरसेक्शन के बगैर, इस रेसिप्रोकल इंटरेक्शन के बगैर वो सर्वाइव नहीं कर सकती। एक स्पेशी का इन्हिसार दूसरी स्पेशी के ऊपर है, या वो उसको एज अ फूड यूज कर रहा है, या वो एज अ सबसिस्टेंस उसको यूज कर रहा है। बायोस्फीयर रिक्वायर्स एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर टू सस्टेन। बायोस्फीयर का दारोमदार बाकी 3 स्फीयर्स के ऊपर है। ये 3 स्फीयर्स अगर इसको सपोर्ट ना करे तो बायोस्फीयर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब हमें एटमॉस्फेयर चाहिए, बहुत सी लाइफ एटमॉस्फेयर के अंदर है। हमें हाइड्रोस्फीयर चाहिए, पानी चाहिए सर्वाइवल के लिए, उसके बगैर ह्यूमन बीइंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकते। और हमें लिथोस्फीयर चाहिए, हमें ज़मीन है कि लाइफ हमारी जो है वो अटैच है किसी न किसी तरीके से ज़मीन के साथ या अर्थ के साथ, या हम अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, या बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अर्थ के अंदर मौजूद हैं। तो ये 3 जो स्फीयर्स हैं हमारे, ये 3 स्फीयर्स जो है वो बायोस्फीयर की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं। इसके बगैर बायोस्फीयर जो है वो अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता। The biosphere is a global ecosystem composed of living organisms, biota। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो है जो बायोटा है, जिसको हम कहते हैं दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं दोज आर कॉल्ड बायोटा, एंड दूसरे हैं अबायोटा, दीज आर नॉन लिविंग फैक्टर्स। तो
जो हमारा इकोसिस्टम है या बायोस्फीयर है, ये बायोटा और अबायोटा का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों से मिलके बना है। जो अबायोटिक फैक्टर्स हैं, इनसे विच दे ड्राइव एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स, तो इनसे हम एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। जो अबायोटिक फैक्टर्स हैं वो हमें असिस्ट करते हैं, हमारे बायोस्फीयर में हमारे बायोटा को असिस्ट करते हैं। और दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि जो बायोटा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये डिपेंडेंट है ऑन अबायोटिक नॉन लिविंग फैक्टर्स के ऊपर। तो बायोटा जो है, इसको अगर हम डिफाइन करें तो बायोलॉजिकली इट इज लाइफ, इट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर वो चीज जो जानदार है वो बायोटा में शामिल है। एंड इकोलॉजी को अगर देखा जाए तो इट इज कॉल्ड बायोम, द प्लांट एंड द एनिमल लाइफ ऑफ द रीजन। बायोम ये है जो हमारे इकोसिस्टम्स हैं, इसको अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये बायोम्स कहलाते हैं। तो बायोम्स का दारोमदार जितना भी है वो सारा प्लांट और एनिमल लाइफ जो है, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज बायोम्स। Abiota components are abiotic factors, are non-living chemicals and physical part of the environment that affect living organisms and the functioning of ecosystem. ये abiotic जो elements हैं या abiotic factors हैं, ये chemicals हैं या physical part है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है कि जिसके अंदर रह के बायोस्फीयर्स अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं या इकोसिस्टम्स और बायोम्स अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो अबायोटिक का कंट्रीब्यूशन है उन फंक्शंस को कैरी ऑन करने में जो बायोटिक्स को जरूरी चाहिए होते हैं एक इकोसिस्टम के अंदर। तो ये ऑपरेशनल पार्ट जो है ये अबायोटिक है, ये उन इकोसिस्टम्स के फंक्शंस को परफॉर्म करता है जिनकी बेस के ऊपर बायोटिक लाइफ वहां पॉसिबल होती है। द बायोस्फीयर supports between 3 to 30 million species of plants, animals, fungi, single-celled prokaryotes such as bacteria and single-celled eukaryotes such as। जो बायोस्फीयर है इसकी बायोडाइवर्सिटी ये है कि जहाँ पे 3 से लेके 30 मिलियन स्पेशीज जो हैं ये इस बायोस्फीयर के अंदर है, जिसके अंदर आपको एनिमल्स मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे, फंगी मिलेगी और प्रोकार्योट्स मिलेंगे, बैक्टीरियाज हैं और इसी तरीके से प्रोटोजोन्स मिलेंगे। तो इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द लाइफ थ्रू लोकल अडॉप्टेशन ऑफ पॉपुलेशंस एंड स्पेसिएशन हैज क्रिएटेड द ट्रेमेंडस बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ। तो जो हर खिते के मुख्तलिफ जो हमारे इकोसिस्टम्स हैं या बायोम्स हैं, उनमें लोकल कंडीशंस को सामने रखते हुए, वहाँ के टेम्परेचर को सामने रखते हुए, वहाँ की वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस को सामने रखते हुए उस इलाके में बसने वाली जितनी भी स्पेशीज़ हैं उन्होंने लोकल अडॉप्टेशन इख्तियार की होती है और वो अपने इलाके के मौसम के एतबार से, अपने इलाके के टेम्परेचर के हिसाब से, अपने इलाके के प्रेसिपिटेशन के लिहाज से वो उनमें अडॉप्टेशन आ जाती है। तो इस तरह पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इकोसिस्टम्स हैं, मुख्तलिफ बायोम्स के तहत जितने इकोसिस्टम्स ऑपरेट करते हैं, उनमें जितनी भी स्पेशीज़ हैं उन्होंने अपनी लोकल अडॉप्टेशन की हुई है और उसके लिए इसलिए हम इसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इन मोस्ट रीजन्स 1 square kilometer will harbor hundreds, in some places even thousands of species। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर का अगर एरिया ले लिया जाए तो उस 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर बाज दफ़ा सैकड़ों के हिसाब से और बाज दफ़ा हज़ारों के हिसाब से स्पेशीज जो है वो उन एरियाज के अंदर 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर पाई जाती है। अगर आप किसी डेजर्ट में चले जाएं और उसका 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है उसको मार्क कर लें तो उसमें आपको लातादाद किस्म के रेप्टाइल्स मिलेंगे। तो इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी कि एक ही जगह पे मुख्तलिफ किस्म की स्पेशीज जो है आपको वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी मिलेंगी, तो इसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। एक छोटी सी मिसाल अगर मैं आपको देता हूं, अगर आप एक फॉरेस्ट को ले लें, किसी एक टिपिकल फॉरेस्ट को ले लें, तो उसकी अगर आप बायोडाइवर्सिटी देखें तो उस एक दरख्त में, एक जो फॉरेस्ट है उसमें आपको एनिमल्स भी मिलेंगे और एनिमल्स की सैकड़ों तादाद है वो मिलेगी आपको।
उसके अंदर आपको बर्ड्स मिलेंगे, और बर्ड्स की भी सैकड़ों किस्म की स्पेशीज हैं वो मिलेंगी आपको। उसमें आपको रेप्टाइल्स मिलेंगे, और रेप्टाइल्स की भी हज़ारों किस्म की जो स्पेशीज हैं वो आपको मिलेंगी। तो एक जो इकोसिस्टम है उसके अंदर आपको हंड्रेड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। इसको हम बोलते हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी है। अब इस बायोडाइवर्सिटी के लिए हमारे पास इकोसिस्टम्स होने चाहिए। तो दो टर्म्स हम यूज करते हैं, एक टर्म्स है बायोम और एक टर्म है इकोसिस्टम। पहले इन दोनों टर्म्स के आप डिफरेंस को समझ लें कि ये क्या है। एन इकोसिस्टम इज स्मॉलर देन ए बायोम। बायोम जो है वो एक बड़ी कैटेगरी है, इकोसिस्टम उसका सब पार्ट है। बायोम्स जो है उनमें से इकोसिस्टम्स निकलते हैं, एक बायोम में से इकोसिस्टम्स निकलते हैं। बिकॉज बायोम इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द अर्थ। तो बायोम्स जो है वो पूरी अर्थ पे डिवाइड किया हुआ है, पूरी अर्थ को उन्होंने डिफरेंट बायोम्स में डिवाइड किया हुआ है। हर बायोम जो है उसके आगे छोटे छोटे इकोसिस्टम्स हैं। अ बायोम इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स फिजिकल फैक्टर्स लाइक क्लाइमेटिक कंडीशन सच एज स्नो, टेम्परेचर, रेनफॉल। जो बायोम्स हैं पूरी वर्ल्ड के अंदर, वो हर एरिया में उस बायोम के अंदर डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस होगी। किसी जगह स्नो होगी, किसी जगह टेम्परेचर ज़्यादा होगा, किसी जगह रेनफॉल ज़्यादा होगी, किसी जगह पे ड्राउट होगा। तो एक बायोम के अंदर वी कैन हैव डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। लेकिन इकोसिस्टम जो है वो एक आइसोलेटेड चीज़ होती है, वो एक इलाकाई चीज़ होती है, लोकल और रीजनल चीज़ होती है। उसके अंदर जो वेदर कंडीशंस हैं वो ऑलमोस्ट रिमेन द सेम। तो इकोसिस्टम जो है एक सब पार्ट है ऑफ द ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी, जिसको हम बायोम कहते हैं। अ बायोम इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय लैटिट्यूड विच एन इकोसिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो बायोम का जो है वो लैटिट्यूड की वजह से भी इसमें डिफरेंट आ जाता है। एक फॉरेस्ट है जो युगन से सिंध के अंदर है या छांगा मांगा का है, और एक फॉरेस्ट है जो गिलगित बल्तिस्तान में माउंटेन के ऊपर है। तो ये दो जो है ये अलग अलग इकोसिस्टम्स हैं, लेकिन एक ही मुल्क में होने के बावजूद ये इकोसिस्टम्स हैव डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, डिफरेंट टेम्परेचर। एन इकोसिस्टम इज स्मॉलर देन अ बायोम बिकॉज अ बायोम इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द अर्थ। तो जो इकोसिस्टम है ये बायोम का सबसेट है, क्योंकि बायोम जो है ये डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है थ्रू आउट द अर्थ, और इकोसिस्टम उसका एक स्मॉलर पार्ट है जो किसी एक रीजन के अंदर है। अ बायोम इज अ स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स फिजिकल फैक्टर लाइक क्लाइमेटिक कंडीशन सच एज स्नो, टेम्परेचर, रेनफॉल, but ecosystem is not. Biome is also influenced by latitude, which an ecosystem is independent of. तो इस तरीके से बायोम जो है ये एक बिगर पर्सपेक्टिव में जब हमने चीजों को देखना हो तो हम यूज करते हैं, और इकोसिस्टम जो है वो जब हमने एक रीजनल लेवल पे या लोकल लेवल पे चीजों को देखना हो तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। A biome is a large area characterized by its vegetation, soil, climate and wildlife. तो बायोम जो है वो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे वेजिटेशन क्या है, सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसी है और वाइल्ड लाइफ कैसी। देयर आर 5 मेजर टाइप्स ऑफ बायोम्स। तो बायोम्स के 5 मेजर टाइप्स हैं। वन इज एक्वेटिक, ग्रासलैंड। दूसरा जो है उसका बायोम्स ग्रासलैंड है। तीसरा बायोम इज फॉरेस्ट। चौथा बायोम इज डेजर्ट एंड फिफ्थ बायोम इज टंड्रा। तो ये 5 जो है ये बायोम्स हैं जिनके ऊपर पूरा आपका बायोस्फीयर जो है वो फैला हुआ है। इस पे कंसिस्ट करता है इन 5 मेजर टाइप के बायोम्स के ऊपर। अब हम देखते हैं कि ये बायोम्स क्या हैं और ये क्या रोल प्ले करते हैं। Some of these biomes can be further divided into more specific categories. इनमें से कुछ बायोम्स ऐसे हैं जिनको आगे फर्दर सब डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट कैटेगरीज में, सच एज फ्रेश वाटर। जो एक्वेटिक है उसमें हमने 2 डिस्ट्रीब्यूशंस की हुई हैं, जैसे फ्रेश वाटर है और मैरीन है। फिर इसी तरह
जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसमें सवाना है, और टेम्परेट रेन फॉरेस्ट जो है उसमें टैगा है। तो आगे सब क्लासिफिकेशन भी हमने बायोम्स की हुई। ये 5 मेजर बायोम्स हैं और आगे इनकी वेरियस जो है वो सब क्लासिफिकेशन है। इसको देखने के लिए आपको इस डायग्राम को समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो बायोम पिरामिड है वो क्या है। इस बायोम पिरामिड को अगर आप समझ लें तो आपको पूरा बायोस्फीयर समझ आ जाएगा। बायोस्फीयर में 2 आपके पास जो इंडिकेटर्स हैं वो होते हैं। एक इंडिकेटर है फ्रॉम वेट टू ड्राई, कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे शदीद बारिशें होती हैं और कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो ड्राई हैं। तो एक स्केल जो है ये बायोम का ये है कि वहाँ पे प्रेसिपिटेशन कितनी होती है, वहाँ पे वेट है या वहाँ पे ड्राई है। और दूसरी जो है वो दैट इज़ द टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। कुछ इलाके ऐसे हैं जो शदीद सर्दी में होंगे और कुछ इलाके ऐसे हैं जो शदीद गर्मी में होंगे। तो इसकी जो बायो है, इसमें बायोस्फीयर है हमारा, उसके अंदर अगर देखा जाए तो इस बायोस्फीयर के अंदर जो हमारा वेट और हॉट प्लेसेस हैं, वेट और हॉट प्लेसेस हैं, उसमें रेन फॉरेस्ट है, और ये रेन फॉरेस्ट हमारा एक इकोसिस्टम है। और उसके बाद थोड़ा सा जब ड्राई सीजन की तरफ जाएंगे तो हमारे पास ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट है, जहाँ पे बारिशें होती तो हैं लेकिन कम होती हैं। उसके बाद फिर अगला हमारा स्क्रब लैंड है, और अगला हमारा सवाना है जो टेम्परेट जोन है, और उसके बाद फिर जो ड्राई है, कंप्लीट ड्राई है जहाँ पे ट्रॉपिकल में, और वो हमारे पास ऐसे डेजर्ट्स हैं जहाँ पे बारिशें नहीं होती या बारिशें बहुत कम होती हैं। तो ये इस तरीके से हमारे इकोसिस्टम्स जो है वो बायोम्स के अंदर काम करते हैं कि ये एक अलग, इसका एक अलग इकोसिस्टम होगा, इसका एक अलग इकोसिस्टम होगा, इसका एक अलग इकोसिस्टम होगा, लेकिन ये बड़े बायोम के अंदर ये डिफरेंट इकोसिस्टम्स काम कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप टेम्परेट जोन की ले लें तो उसके अपने सिस्टम्स हैं, और अगर आप सब पोलर की बात ले लें तो उसके अपने सिस्टम्स हैं, और अगर आप पोलर रीजन की ले लें तो जहाँ पे ये टंड्रा है, जो एक्सट्रीम कोल्ड है, तो यहाँ पे और तरह के आपको इकोसिस्टम्स मिलेंगे। तो इस तरीके से इकोसिस्टम्स जो हैं वो 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। एक उसके अंदर प्रेसिपिटेशन, वेट टू ड्राई, और दूसरा टेम्परेचर, हॉट टू कोल्ड। और अगर कोई एरियाज ऐसे हों जहाँ पे कोल्ड भी बहुत ज़्यादा हो और वो वेट भी बहुत ज़्यादा हो, तो वो इकोसिस्टम डिफरेंट होगा उस इकोसिस्टम पे जो ड्राई होगा और वहाँ पे रेन भी नहीं होगी, और वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो भी ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से हर इकोसिस्टम जो है एक बायोम के अंदर वो उसके अपने पैरामीटर्स हो सकते हैं जो वहाँ की बायो को या वहाँ की बायोस्फीयर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इसी को हम थोड़ी सी डिटेल के साथ मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी एक्वेटिक बायोम है, एक्वेटिक बायोम्स इंक्लूड बोथ फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर, मैरीन बायोम्स। तो एक्वेटिक बायोम्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक फ्रेश वाटर है और दूसरा मैरीन है। फ्रेश वाटर या फ्रेश वाटर बायोम्स क्या है? आर बॉडीज ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड सच एज पॉन्ड्स, रिवर्स एंड लेक्स दैट हैव अ सॉल्ट कंटेंट ऑफ लेस देन 1%। फ्रेश वाटर बायोम्स वो है जहां पे आपको फ्रेश वाटर मिलता है। ये आपको रिवर्स में मिल जाएगा, ये आपको लेक्स में मिल जाएगा, और ये आपको पॉन्ड्स में मिल जाएगा। और इसकी जो लिटमस टेस्ट है या इसकी जो प्री कंडीशन है वो ये है कि इसमें सॉल्ट कंटेंट जो है वो 1% से कम हो, इसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं। तो फ्रेश वाटर के जो एक्वेटिक बायोम्स हैं, इसके अंदर फ्रेश वाटर में रहने वाले जो जानदार हैं उनका इकोसिस्टम बिल्कुल अलग होता है। दूसरा हमारे पास है मैरीन बायोम्स, और मैरीन बायोम्स वो हैं कवर क्लोज टू 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस। ये हमारे सरफेस का 3/4 हिस्सा जो है वो मैरीन बायोम्स के ऊपर है। मैरीन बायोम्स इंक्लूड द ओशंस, कोरल रीफ्स एंड एस्टुअरीज। तो ये ज़्यादा जो आपका समुंदर है, जिसको हम कहते हैं कि ये नमकीन पानी वाले जो वाटर रिजर्वायर्स हैं, तो इसको मैरीन बायोम्स भी कहते हैं। इसकी जो है लाइफ जो है ये ओशंस में अंदर जो लाइफ है ये उसके बारे में है। तो जो इक्वेटिक बायोम्स है इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, फ्रेश वाटर बायोम्स एंड मैरीन बायोम्स।
इसके बाद ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड बायोम्स। ग्रासलैंड बायोम्स आर ओपन रीजन्स दैट आर डोमिनेटेड बाय ग्रास एंड हैव अ वार्म ड्राई क्लाइमेट। तो ग्रासलैंड जो है ये ओपन एरियाज है, ये इसमें ड्राई क्लाइमेट है, वार्म क्लाइमेट है, और इसको भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया है ग्रासलैंड को। एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जिसको सवानास कहते हैं, और दूसरा टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो सवानास जो है, या दूसरे लफ्जों में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, दे आर फाउंड क्लोजर टू द इक्वेटर एंड कैन हैव अ फ्यू स्कैटर्ड ट्रीज। दे कवर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका एज वेल एज इन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। तो ये वो ट्रॉपिकल ग्रास आइलैंड्स हैं जो क्लोजर है इक्वेटर के, और ये वो मुल्क जो इक्वेटर के क्लोज है, ये ग्रासलैंड वहां पे पाए जाते हैं। और ये अमूमी तौर पर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका में है ये सवानास या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। दूसरा टेम्परेट ग्रासलैंड आर फाउंड फर्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर। ये इक्वेटर से ज्यादा डिस्टेंस के फासले पर होते हैं, और ये दे आर इन साउथ अफ्रीका, हंगरी, अर्जेंटीना, यूराग्वाई, नॉर्थ अमेरिका एंड रशिया। दे डोंट हैव एनी ट्रीज और श्रब्स एंड रिसीव लेस प्रेसिपिटेशन देन सवानास। टू टाइप्स ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड को भी आगे दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसमें एक प्रेरीज कैरेक्टराइज्ड एज हैविंग टॉलर ग्रासेस, और दूसरी स्टेपीज हैविंग शॉर्टर ग्रासेस। अब हम टेम्परेट की बात कर रहे हैं, तो दीज फॉरेस्ट टाइप्स अकर एट डिफरेंट लैटिट्यूड एंड देयरफॉर एक्सपीरियंस डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो अब इसके अंदर जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, दे आर वार्म, ह्यूमिड एंड फाउंड क्लोज टू द इक्वेटर। तो ट्रॉपिकल जो है वो इसमें क्लोज है टू द इक्वेटर, और टेम्परेट फॉरेस्ट आर फाउंड एट हायर लैटिट्यूड एंड एक्सपीरियंस ऑल फोर सीजन्स। एंड देन बोरल फॉरेस्ट आर फाउंड एट इवन हायर लैटिट्यूड एंड हैव द कोल्डेस्ट एंड ड्राइएस्ट क्लाइमेट वेयर प्रेसिपिटेशन अकर्स प्राइमरली इन द फॉर्म ऑफ स्नो। तो ये बोरियल फॉरेस्ट जो है, ये अमूमन हिल स्टेशन जो है जहां पे प्रेसिपिटेशन स्नो की सूरत में आती है, वहां पे पाए जाते हैं। अब अगला जो चौथा हमारे पास बायोम है, दीज आर द डेजर्ट्स। डेजर्ट्स आर ड्राई एरिया वेयर रेनफॉल इज लेस देन 50 सेंटीमीटर पर ईयर। तो डेजर्ट में रेनफॉल 50 सेंटीमीटर पर ईयर से कम होती है। दे कवर अराउंड 20% ऑफ द अर्थ सरफेस, और ये डेजर्ट जो है वो पूरी अर्थ के सरफेस का 20% पे है। डेजर्ट्स कैन बी आइदर कोल्ड और हॉट, although most of them are found in subtropical areas. Because of their extreme conditions, there is not as much biodiversity found in the deserts as in other biomes. तो डेजर्ट्स में बायोडाइवर्सिटी कम पाई जाती है बनिस्बत एक्वेटिक लाइफ के या फॉरेस्ट के। तो डेजर्ट्स के अंदर वो बायोडाइवर्सिटी बाकी जो इकोसिस्टम्स हैं हमारे या बायोम्स हैं उनके मुकाबले में कम पाई जाती है। Any vegetation and wildlife living in a desert must have special adaptation for surviving in a dry environment. तो चूंकि डेजर्ट है, वहां पे ड्राई एनवायरनमेंट है, वहां पे पानी की कमी है, वहां पे वेजिटेशन नहीं है, वहां पे प्लांट्स नहीं है, तो इसलिए जो वाइल्ड लाइफ वहां रहती है डेजर्ट्स के अंदर, उनको स्पेशल अडॉप्टेबिलिटी उनके अंदर होती है, तो वहां पे सर्वाइव करते हैं। अगर वो स्पेशल अडॉप्टेबिलिटी ना हो तो वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकते। डेजर्ट वाइल्ड लाइफ कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्मॉल मैमल्स। तो अमूमी तौर पर डेजर्ट्स के अंदर जो स्पेशीज पाई जाती हैं उनमें रेप्टाइल्स हैं और स्मॉल मैमल्स हैं। डेजर्ट्स कैन फॉल इनटू 4 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर जियोग्राफिक लोकेशन और क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो डेजर्ट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। हॉट एंड ड्राई, सेमी एरिड। सेमी एरिड वो है जहां पे कभी कभार बारिश हो जाती है लेकिन ज्यादा बारिश नहीं होती। एंड देन कोस्टल एंड देन कोल्ड। तो एक तो हॉट एंड ड्राई आपके डेजर्ट्स हैं, दूसरे सेमी एरिड है, तीसरे कोस्टल डेजर्ट्स हैं और चौथे कोल्ड डेजर्ट्स हैं। तो इस तरह डेजर्ट को भी 4 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। अब इसका लास्ट कैटेगरी जो है दैट इज टंड्रा बायोम। A tundra has extremely inhospitable conditions with the lowest measured temperature of any of the 5 major biomes, with average yearly temperature ranging from -32 to 12 degree Celsius. तो ये जो टंड्रा है, ये एक्सट्रीम कोल्ड जो इलाके हैं ये वहाँ पे ये बायोम है, और इसमें ये इनहॉस्पिटेबल इसलिए है कि वहाँ पे लिविंग कंडीशंस जो है वो दोज आर एक्सट्रीमली हार्श।
वहां पे टेम्परेचर जो एवरेज टेम्परेचर है वो -34 डिग्री से 12 डिग्री के दरमियान वेरी करता है। इसलिए टंड्रा में सिर्फ वही स्पेशीज जो है वो रह सकती हैं जिनके अंदर अडॉप्टेबिलिटी हो कि वो इतने लो टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकती हैं। ये पोलर बियर और इस तरह की जो चीज़ें हैं ये इन एरियाज के अंदर अमूमी तौर पर पाई जाती हैं। दे ऑल्सो हैव अ लो अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, वहां पे बारिशें भी कम होती हैं, जस्ट 15 to 25 सेंटीमीटर्स पर ईयर, एज वेल एज पुअर क्वालिटी सॉयल न्यूट्रिएंट्स एंड शॉर्ट समर्स। तो वहां पे जो सॉयल न्यूट्रिएंट्स हैं, जो उन्होंने खुराक खानी होती है या सॉयल से न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, क्योंकि वहां तो सारी बर्फ है इसलिए सॉयल के न्यूट्रिएंट्स उनको पुअर क्वालिटी में मिलते हैं। और वहां पे समर बहुत छोटी होती है तो इसलिए वही स्पेशीज सर्वाइव कर सकती हैं टंड्रा में जिनके अंदर अडॉप्टेबिलिटी हो कि वो माइनस डिग्री टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव कर सकती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टंड्रा, आर्कटिक एंड अल्पाइन। इसको भी दो कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, एक आर्कटिक है और एक अल्पाइन है। द टंड्रा डज नॉट हैव मच बायोडाइवर्सिटी एंड वेजिटेशन इज सिंपल इंक्लूडिंग श्रब्स, ग्रासेस, मॉसेस एंड लिचन्स। तो यहाँ पे वेजिटेशन भी नहीं है, वो भी सिंपल है। दिस इज पार्टली ड्यू टू फ्रोजन लेयर अंडर द सॉयल सरफेस कॉल्ड परमाफ्रॉस्ट। तो ये चूंकि वहाँ पे हर वक्त बर्फ पड़ी रहती है और उसकी लेयर्स सॉयल के साथ फ्रोजन होती हैं तो इसलिए इनको परमाफ्रॉस्ट का नाम भी दिया गया है। द आर्कटिक टंड्रा इज फाउंड नॉर्थ ऑफ बोरियल फॉरेस्ट एंड द अल्पाइन टंड्रा इज फाउंड on mountains where the altitude is too high for trees to survive. Any wildlife inhabiting the tundra must be adapted to its extreme conditions to survive. तो इसलिए टंड्रा में आपको बहुत कम जो है वो बायोटिक लाइफ मिलेगी, या यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत कम मिलेगी। इस इकोसिस्टम को या बायोम्स को बहुत से चैलेंजेस भी हैं जिसकी वजह से ये इकोसिस्टम जो है अब वो अपनी यूटिलिटी जो है वो कंप्रोमाइज कर रहे हैं, या ये उस तरह का एनवायरनमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहे जहां पे स्पेशीज जो है वो अपने लाइफ साइकिल को पूरा कर सकें या एक कंफर्टेबल लाइफ जो है वहां पे गुजार सकें। तो इनको जो चैलेंजेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज जो है दैट इज़ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट बड़ी तेज़ी के साथ चेंज हो रही है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहे हैं और इन टेम्परेचर्स की वजह से जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और उसमें दरियाओं में पानी ज़्यादा आ रहा है तो उससे जो इक्वेटिक लाइफ है स्वीट वाटर्स वाली वो मुतासर हो रही है। इसी तरीके से वहाँ पे जो टेम्परेचर ज़्यादा होने से जो वाइल्ड फायर्स हो रही हैं फॉरेस्ट के अंदर उससे आपका इकोसिस्टम ख़राब हो रहा है और उसके अलावा इनहेबिटेंट्स बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं इनके। तो क्लाइमेट चेंज बहुत एडवर्सली इफेक्ट कर रही है आपके बायोम्स को और आपके इकोसिस्टम्स को। बायोडाइवर्सिटी लॉस ये है कि हमारी स्पेशीज बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो ख़त्म हो रही हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं और बेतहाशा वैरायटीज़ ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं और वो हमें अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे होश में आने के बाद पहले हुआ करती थी अब वो एक्सटिंक्ट कर गई हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। हम फॉरेस्ट ख़त्म करते जा रहे हैं और फॉरेस्ट ख़त्म होने से जो उसकी लाइफ है वहाँ पे इकोसिस्टम के अंदर वो परिंदे, वो वाइल्ड एनिमल्स और वो रेप्टाइल्स वो बड़ी तेज़ी के साथ ख़त्म हो रहे हैं। पोल्यूशन की वजह से, पोल्यूशन तीनों तरह का हम बड़ी तेज़ी के साथ फैला रहे हैं। एक तो हम एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जो आपके फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं या वो बर्ड्स हैं वो उनको इतनी पोल्यूटेड एयर मिलती है या उसके अंदर जो इतने पॉइजनस चीज़ें हम स्प्रेज करते हैं वेजिटेबल्स के लिए और अपनी फसलों के लिए तो एरोसोल्स बनते हैं, तो उस वजह से इनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से उनका लाइफ स्पैन कम हो गया है। इसके बाद वाटर पोल्यूशन है और वाटर पोल्यूशन इक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा है जिसमें हमने एसिड रेन का पढ़ा था। लेक्स एंड में जो आपके एसिड रेन चला जाता है उससे इक्वेटिक लाइफ जो है वो हमारी कंप्रोमाइज़ होती है। तो इसी तरीके से जो हमारा दूसरे पोल्यूशन के ज़राए हैं उनकी वजह से भी हमारी एक्वेटिक लाइफ जो है या हमारे जो इकोसिस्टम्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। ड्राउट एंड वाटर स्कैर्सिटी, अब जिस इलाके में ड्राउट है वहाँ पे जितनी भी आपकी लाइफ है, एनिमल लाइफ है, या तो ड्राउट की वजह से बहुत सी स्पेशीज और उनके हैबिटाट्स ख़त्म हो जाते हैं
तो इस वजह से वो फिर वहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं टू अदर एरियाज़, और जब वो दूसरे एरियाज़ में जाते हैं तो उनमें अडॉप्टेबिलिटी ना होने की वजह से वो फिर सर्वाइव नहीं कर सकते। रिसोर्सेज डिप्लीशन, हमारे पास रिसोर्सेज बड़ी तेज़ी के साथ ख़त्म हो रहे हैं कि हम इस वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें। और उसके बाद डिफॉरेस्टेशन, हम बड़ी तेज़ी के साथ डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम दरख्त काट रहे हैं, जंगलों का सफाया कर रहे हैं अपनी यूज़ के लिए, हमें वुड चाहिए तो उसके लिए हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। इस डिफॉरेस्टेशन से जो फॉरेस्ट है हमारे वो ख़त्म हो रहे हैं, और फॉरेस्ट जो है एक बहुत बड़ा ज़रिया है बायोम का, और अगर फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे तो वो फॉरेस्ट लाइफ के साथ जितने भी स्पेशीज़ जुड़े हुए हैं फॉरेस्ट लाइफ के साथ, वो सारे के सारे एक्सटेंट हो जाएंगे। इसका एक डायग्राम मैंने आपको दिखानी थी, जो चैलेंजेस हैं आपके इसके इकोसिस्टम्स के, उसके अंदर जो इकोसिस्टम एक्सटेंट एंड कंडीशन, नेचुरल इकोसिस्टम्स हैव डिक्लाइंड बाय 47%। तो जो नेचुरल इकोसिस्टम है ये 47% डिक्लाइन हो गए हैं, आधे रह गए हैं। अब इस आधे का मतलब ये हुआ कि हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो जो इन इकोसिस्टम्स पे डिपेंड कर रही थी वो भी उतना ही रिड्यूस हो जाएगी। स्पेशीज जो एक्सटेंट हो रही है हमारी, या जिनके एक्सटेंट होने का रिस्क है, वो 26% स्पेशीज या 25% स्पेशीज जो है वो एक्सटेंट होने का खतरा है। इकोलॉजिकल कम्युनिटीज, बायोटिक इंटेग्रिटी, द अबंडेंस ऑफ नेचुरली प्रेजेंट स्पेशीज हैज डिक्लाइंड बाय 23%। तो 23% वो जो स्पेशीज हैं वो जो नेचुरली प्रेजेंट हो रही थी वो ख़त्म हो गई हैं। तो इस तरीके से हमारे जो चैलेंजेस हैं इकोसिस्टम के, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और अगर इसी तरीके से ये डिटीरियोरेट होते रहे तो एक वक्त आएगा कि हमारे पास ये जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं या स्पेशीज़ हैं ये एक्सटेंट हो जाएंगी, और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। और ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस अगर क्रिएट हो जाए तो ये ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ के लिए भी मुश्किलात पैदा करेगा। ये था आज का लेक्चर बायोस्फीयर के ऊपर, और अगला लेक्चर इंशाल्लाह हमारा जो है वो अर्थ एनवायरमेंटल स्फीयर जो है वो लिथोस्फीयर के ऊपर होगा। तो उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।